नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल आए और सभी भारतीय नागरिकों से भी ये कहा है कि वो अगला आदेश आने तक ईरान जाने के बारे में ना सोचें। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी भारतीय के लिए ईरान में रहना ठीक नहीं होगा। ईरान एक सुरक्षित जगह नहीं है। अब धीरे धीरे ईरान से कत्लेआम की बर्बर कहानियां दुनिया तक पहुंचने लगी है। ईरान की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि 8 और 9 जनवरी को ईरान में करीब 12,000 लोग मारे गए। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि ईरान के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोलियां चला रहे थे। आज हम आपको ईरान से आ रही ये दर्दनाक कहानियां सुनाएंगे। इस विद्रोह की तस्वीरों को दबाने के लिए ईरान की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया ताकि वहां के लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाएं और वहां के ताजा हालात के बारे में न तो कोई जानकारी बाहर पहुंचे और न ही कोई वीडियो दुनिया तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने ईरान में अपनी इंटरनेट सर्विसेज शुरू कर दी, जिसके जरिए कुछ तस्वीरें बाहर आ गई। आज हम आपको बताएंगे कि स्टारलिंक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज कैसे दुनिया भर में होने वाले विद्रोह और बगावत को हवा देती हैं और अब ये कंपनियां कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हैं। और आखिर में आपको चीन के सबसे लोकप्रिय ऐप के बारे में बताएंगे और इस ऐप का नाम है आर यू डेड, यानी क्या आप मर चुके हैं, जिसमें अकेले रहने वाले लोग हर रोज अपने फोन में एक बटन दबाते हैं जिससे दुनिया को यह पता चल जाता है कि ये लोग जिंदा हैं और अभी मरे नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन तक इस ऐप पर जाकर बटन ना दबाए तो ये ऐप उस व्यक्ति के इमरजेंसी नंबर पर यह सूचना देता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या हादसा हो गया है। तो भविष्य के ये ऐप हैं, भविष्य की जो चुनौतियां हैं, आज हम वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारत के सभी नागरिकों को किसी कमर्शियल फ्लाइट या दूसरे सुरक्षित साधनों से जल्दी ईरान छोड़ने की सलाह दी है और सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो अगला आदेश आने तक ईरान जाने के बारे में अब ना सोचें। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीयों से किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है। ये एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि वो अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज हमेशा तैयार रखें और अपने पास रखें और किसी भी आपातकाल की स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें। इसके साथ ही ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्थानीय मीडिया और खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए भी सलाह दी गई है ताकि उन्हें ईरान में चल रहे हालात की सही जानकारी मिलती रहे। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 3,000 छात्र हैं। इसलिए हमारे वो दर्शक जिनके जानने वाले या जिनके परिवार के सदस्य ईरान में हैं, अब उन्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ईरान अब किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं रहा है। और इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग भारत के वहां पर हैं इस समय, जो कि जिनकी संख्या 10,000 के आसपास है, उन्हें जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल आना चाहिए। उन्हें जो भी साधन मिले, जो भी कमर्शियल फ्लाइट मिले या जो भी अपना वो कोई इंतजाम कर सकते हैं, वहां से तुरंत वो बाहर निकले। तो भारत सरकार के अलावा और भी बहुत सारे देशों ने ये एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की है। अमेरिका भी अपने नागरिकों से ये कह चुका है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। कनाडा ने भी ये कहा है कि उसके नागरिक जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकल आए। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के तमाम देशों को अब ये समझ में आ चुका है कि ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान अब एक सुरक्षित जगह नहीं रहा है और ईरान में अब आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ईरान के एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल, इस पोर्टल के मुताबिक ईरान में सिर्फ 8 और 9 जनवरी की रात को ही करीब 12,000 लोग मारे गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 12,000 लोग मारे गए हैं एक दिन के अंदर। ईरान की सरकार ने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके बावजूद वहां से कुछ जानकारियां दुनिया तक पहुंच गई हैं
और अब जो नई जानकारियां आई हैं, हालांकि ये कई दिनों के बाद आई हैं, जो नए वीडियोस आए हैं, कई दिनों के बाद किसी तरह से कुछ वीडियोस और जानकारियां बाहर आ गई हैं और ये तमाम वीडियोस और जानकारी ये बताती हैं कि ये पिछले एक दशक में ईरान का सबसे घातक सरकार द्वारा प्रायोजित अत्याचार है। पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा अब हो रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने अब प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाना शुरू कर दिया है। यानी उन्हें घायल करने के लिए नहीं बल्कि उनकी जान लेने के लिए फायरिंग की जा रही है। और ये बातें खुद उन लोगों ने बताई हैं जो प्रदर्शनकारियों पर इस हमले के दौरान घटना स्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने खुद ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है। उनके मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान के मकानों की और बिल्डिंग्स की छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे और उन्होंने लंबी दूरी तक हमला करने वाली बंदूकों से, गन्स से विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के सिर और सीने पर गोलियां चलाई। कई जगहों पर ऑटोमेटिक हथियारों से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। यानी जिन हथियारों का इस्तेमाल किसी देश की सेना अपने दुश्मन देश की सेना के खिलाफ करती है, उन्हीं हथियारों से ईरान के सुरक्षा बलों ने अपने ही लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। तेहरान के पास एक इलाके में एक पुलिस स्टेशन की छत से युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर सुरक्षा बलों ने मशीन गन से फायरिंग की और यह फायरिंग इतनी अचानक और तेज थी कि लोग बचने की कोशिश में एक दूसरे को कुचलते चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए। वहां पर भगदड़ मच गई और एक सुरक्षाकर्मी अपनी गाड़ी चलाते हुए निहत्थे लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहा था, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। एक और प्रदर्शनकारी के मुताबिक 9 जनवरी को विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने एक लड़के को उसकी मां के सामने ही खुलेआम गोली मार दी। इसका मतलब है कि यह भीड़ को नियंत्रण में लाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारियों में एक डर पैदा करने की कोशिश है और वहां की सरकार और वहां के जो सुरक्षा बल हैं वो अब इस विद्रोह को हर कीमत पर दबाना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर उतरने से ही डरने लगे। ईरान के अस्पतालों में पहले लोग पैलेट गन्स से जख्मी होकर आ रहे थे, क्योंकि पहले शुरुआत में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब वहां सिर पर गोली लगने और बुरी तरीके से घायल होकर लोग पहुंच रहे हैं। एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम में सिर्फ 1 घंटे के अंदर 19 ऐसे प्रदर्शनकारी पहुंचे जिन्हें गोलियां मारी गई थी। तेहरान का एक इलाका है जिसका नाम है तजरीश और वहां के एक डॉक्टर ने यह कहा कि एक अस्पताल में लाए गए कई प्रदर्शनकारियों के सिर, गर्दन और उनके सीने पर गोली मारी गई थी। घायलों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने आगे ये बताया कि प्रदर्शनकारियों की जान लेने के इरादे से उन पर बहुत करीब से फायरिंग की गई और ये किसी नरसंहार से कम नहीं है, एक नरसंहार जैसे हालात हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से किसी भी डॉक्टर का नाम यहाँ बताया नहीं गया है। जितने भी लोग ये सारी कहानियाँ बता रहे हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, उनका चेहरा बाहर नहीं आना चाहिए, वरना उन्हें भी मार दिया जाएगा। एक और मानवाधिकार संगठन को ईरान के एक डॉक्टर ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा कि 8 जनवरी को अस्पताल में ड्यूटी करते समय उसने मशीन गन से फायरिंग की आवाज़ें सुनी और वहां इतनी बड़ी संख्या में घायल पहुंचे कि अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज उन्हें संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी। डॉक्टर्स कम पड़ गए, नर्स और स्टाफ जो है वो कम पड़ गया। ईरान में सड़कों पर ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पर भी सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया। वो घायल प्रदर्शनकारियों की
तलाश करके, उनका पीछा करते करते, उनके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करके उन्हें लगातार गिरफ्तार कर रहे थे। और कई बार तो सुरक्षाकर्मियों ने घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज शुरू होने से पहले ही उन्हें उसी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। जो परिवार अपने करीबी लोगों के शव लेने के लिए आए, उन्हें शव लेने से पहले एक कबूलनामा देना पड़ा, जिसमें उन्हें यह कहना पड़ा कि उनके परिवार के लोगों की हत्या सुरक्षा बलों ने नहीं की, बल्कि हथियारों से लैस दूसरे प्रदर्शनकारियों ने ही उन्हें मारा है। ईरान में इंटरनेट बंद होने के बावजूद एक तस्वीर बार बार सामने आ रही है, और वो है अस्पताल के बाहर रखे हुए बॉडी बैग्स, जिसके अंदर लाशें रखी हैं। ईरान में सरकार के समर्थक और विरोधी दोनों ही ये मानते हैं कि उन्होंने इतनी बर्बरता इससे पहले कभी नहीं देखी, और ये बॉडी बैग्स भी इसी बात का सबूत है। सोमवार यानी 12 जनवरी को पिछले कुछ दिनों की तुलना में ईरान से कम वीडियोस बाहर आए, और प्रदर्शनकारी कहते हैं कि इसकी वजह डर नहीं है, बल्कि इंटरनेट बंद किया जाना और ईरान की सरकार की कड़ी निगरानी है। ईरान की सरकार बहुत कड़े कदम उठाकर इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश कर रही है, और ईरान के एक सरकारी वकील ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों और उनकी संपत्ति की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी रणनीति बदल रही है और अब उनकी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी में है। यानी हर प्रकार से वो इस बगावत को दबाना चाहती है, गोली मारकर उन्हें डराना चाहती है, और अब उनकी संपत्ति को भी जब्त करने की तैयारी है। आज ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों को इजराइल हथियार दे रहा है, यानी प्रदर्शन को भड़काने का आरोप अब ईरान इजराइल पर लगा रहा है। आज शाम ईरान की राजधानी तेहरान में तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के 300 शवों को दफनाया गया। ऐसे अंतिम संस्कार इस समय ईरान के कई शहरों में हो रहे हैं। वहां इस प्रकार के कई जनाजे आपको देखने को मिलेंगे। ईरान के मशहद शहर में भी उन सुरक्षा कर्मियों को दफनाया गया जो इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे, और इस अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। नई तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। इन शहदाए अजीज व वाला मकाम बराए सरफराजी मिल्लत अजीज नौह अबा अब्दुल्लाह जाय गिरफ्तन। ای شهیدان حسین جان در روی جایگاه انشالله قرار بگیرن. یادتان باشد. और अपने भारत के दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनके परिवार के लोग, जिनके रिश्तेदार या दोस्त या जानने वाले ईरान में या तो काम करने के लिए गए हुए हैं, या वहाँ पर छात्र हैं, या किसी और वजह से इस समय वो ईरान में हैं। और ऐसे तमाम लोगों को जो भारत के लोग हैं और ईरान में इस समय फंसे हुए हैं, भारत सरकार ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी तुरंत ईरान छोड़कर बाहर निकल आएँ। एडवाइजरी इस समय मेरे हाथ में है, और भारत सरकार ने कहा है दे आर एडवाइज टू लीव ईरान बाई अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल फ्लाइट्स। जल्दी से जल्दी वो ईरान छोड़कर तुरंत बाहर निकल आएँ, और जो बाकी के जो लोग हैं जो ईरान जाने के बारे में अभी सोच भी रहे हैं, तो अभी वो ईरान ना जाए। ईरान अब एक सुरक्षित जगह नहीं बचा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ईरान में जो वहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल पोर्टल है एक, उसके मुताबिक 12,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और अब ईरान की सरकार बहुत ही बर्बरता के साथ इस विरोध प्रदर्शन को दबा रही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को ईरान पर हमले के लिए 50 मिलिट्री टारगेट्स की एक लिस्ट सौंपी गई है, जिन पर अमेरिका की सेना हमला कर सकती है। वॉशिंगटन की एक संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने सोमवार को व्हाइट हाउस को यह लिस्ट सौंपी है, और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। और इस लिस्ट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का हेडक्वार्टर
और उसके 4 कमांड सेंटर्स भी शामिल हैं। IRGC के हेडक्वार्टर से ही ईरान में प्रदर्शनों को रोकने और कुचलने की कार्रवाई की जाती है और इस लिस्ट में IRGC के वो रीजनल बेसिस भी शामिल हैं जो ईरान के हर शहर में मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी अब अपना एक नया जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब, UAE और तुर्की सहित अमेरिका के किसी भी सहयोगी देश के जरिए उस पर हमला किया गया तो ईरान उन देशों को अपना दुश्मन मानकर उन्हें करारा जवाब देगा और उन देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी ईरान हमला करेगा। ईरान की इस चेतावनी के बाद कतर के अल उदैद एयरबेस सहित कई और मुख्य सैन्य ठिकानों से अमेरिका अपने कुछ सैनिकों को हटा रहा है। कतर का ये एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका अगर इनमें से कुछ सैनिकों को हटा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि ईरान इस एयरबेस पर हमला कर सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अब अमेरिका अपने इन सैनिकों को रीडिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इस बात की जरूर आशंका होगी कि उसके मिलिट्री बेसिस पर ईरान हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई के तहत। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के खतरे को अब बहुत गंभीरता से ले रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे तब ईरान ने कतर के इसी एयरबेस पर जवाब में हमला किया था और उस समय भी मिडिल ईस्ट के कुछ मिलिट्री बेसिस से अमेरिका ने अपनी सेना को हटाया था और आज कतर ने भी ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ईरान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं। सभी लोग चुपचाप ये सब होते हुए देख रहे हैं। अब एक और नई खबर मैं आपको ईरान से बताता हूं जो आपको बहुत हैरान कर देगी। ईरान से अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि वहां 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई है। यह पहला मौका है जब किसी प्रदर्शनकारी को ईरान में इस तरह से फांसी पर लटकाया जाएगा। इरफान सुल्तानी को अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में ईरान की एक अदालत ने सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने का आदेश दिया था और इरफान सुल्तानी जैसे प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की सरकार गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देती है तो अमेरिका इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इरफान सुल्तानी एक कपड़ा व्यापारी है जो तेहरान के पास पारदिश नाम के एक शहर में रहता है और ईरान में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो उन्हें इस व्यक्ति को इन प्रदर्शनों का पोस्टर बॉय बनाया गया, यानी ये उनमें सबसे अग्रणी था। इस व्यक्ति को प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप में 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने का आदेश आ गया। 6 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी और दुनिया के तमाम देशों में फांसी जेल के अंदर मजिस्ट्रेट या जज और जेल प्रशासन की मौजूदगी में दी जाती है, लेकिन ईरान में कुछ अलग नियम है। ईरान में ये फांसी जो है ये चौराहे पर दी जाती है और इस व्यक्ति को भी चौराहे पर ही फांसी दी जाएगी। इसके परिवार का आरोप है कि पिछले 6 दिनों में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इरफान सुल्तानी से उन्हें मिलने का समय दिया गया और जेल में बंद वो अब किस स्थिति में है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इरफान सुल्तानी पर मोहरेब के तहत यह केस चलाया गया है। अब आप कहेंगे ये मोहरेब क्या है? तो मोहरेब प्राचीन अरबी भाषा से आया एक शब्द है और आज के इस्लामिक ईरान में सबसे सख्त शरिया वाला कानून इसी को माना जाता है। इसका अर्थ है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपराध। ईरान की इस्लामी दंड संहिता शरिया जो है शरिया नियमों पर आधारित है, वहां पर शरिया लागू है और मोहरेब में 3 प्रकार की सजा दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें से 2 बहुत ही कठोर होती हैं। इसमें पहले नंबर पर है फांसी की सजा, दूसरे नंबर पर दोषी का 1 हाथ या 1 पैर काटने की सजा दी जाती है और तीसरे नंबर पर है निर्वासन की सजा, यानी देश की सीमा से बाहर उस व्यक्ति को कर दिया जाता है। ऐसा कानून
सऊदी अरब, अफगानिस्तान और सूडान के कुछ हिस्सों में भी लागू है, लेकिन ईरान में ये जो कानून है इस समय इसी के तहत सजा दी जाती है। दुनिया में ईरान की गिनती सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों में होती है। पिछले वर्ष फांसी देने के मामले में ईरान ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ईरान ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में ईरान में 1791 लोगों को फांसी दी गई। सोचिए, एक ही साल में 1791 लोगों को फांसी दी गई और अकेले नवंबर के महीने में ही सबसे ज्यादा 336 लोगों को फांसी दी गई। ईरान में फांसी के मामलों में यह पिछले 35 साल के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा था, जबकि वर्ष 2024 में ईरान में 975 लोगों को फांसी दी गई थी। और अब हो सकता है कि इस प्रदर्शनकारी को भी बहुत जल्द फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट होगा इस प्रदर्शन के दौरान। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन शुरू कैसे हुआ, तो इसकी शुरुआत महंगाई और आर्थिक संकट की वजह से हुई। वहां पिछले एक साल में खाने पीने की चीजें 55 से लेकर 165% तक महंगी हो चुकी हैं और जरूरी दवाइयों की कीमतें तो दुगनी हो गई हैं। दूध की कीमतें पिछले कुछ ही दिनों में 70% तक बढ़ गई हैं। जिस चावल की कीमत एक साल पहले 96 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करती थी, आज वही चावल 320 रुपए में बिक रहा है। यानी सिर्फ 12 महीनों में चावल की कीमत 230% से ज्यादा बढ़ गई। ब्रेड, अंडा और चिकन की कीमत भी दुगनी से ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ईरान और तुर्की की सीमा से आई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ईरान के बहुत सारे नागरिक अब तुर्की जा रहे हैं अपना देश छोड़कर। यानी ईरान के हालात इस समय ऐसे हैं कि वहां के लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब आपको भविष्य की और आज के जमाने की एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में बताते हैं। आज के दौर में किसी भी विद्रोह, आंदोलन या सत्ता विरोध का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक, कोई हथियार या कोई बॉम्ब नहीं है, बल्कि इस हथियार का नाम है इंटरनेट। इस हथियार का नाम है सोशल मीडिया। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, बल्कि वो स्मार्टफोन्स की मदद से सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। सोशल मीडिया पर बड़े से बड़ी बगावत तैयार हो जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों को भड़काता भी है, लोगों को एक मंच भी देता है। यह हर देश के ऊपर निर्भर करता है, लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब ईरान की तरह किसी भी देश में सड़कों पर इतने बड़े विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो वहां के वीडियोस की सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं। सारे लोग जितने भी मौजूद होते हैं वो अपने अपने फ़ोन से ये वीडियोस बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, और फिर इन पर पूरी दुनिया सवाल पूछती है, पूरी दुनिया एक राय बनाती है। और इसलिए विरोध, बगावत या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते ही सबसे पहले किसी भी देश की सरकारें इंटरनेट सर्विस को बंद करती हैं, क्योंकि इंटरनेट के जरिए अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, इंटरनेट के जरिए लोगों को भड़काया भी जाता है, इंटरनेट के जरिए लोगों से आह्वान भी किया जाता है कि वो किसी खास समय पर किसी खास जगह पर इकट्ठे हो जाएं। और फिर कई बार इस तरह की चीजें बहुत खतरनाक हो जाती हैं और ऐसे ही कई देश अस्थिर हो जाते हैं। आप देखिए, नेपाल में पूरा की पूरी जो बगावत हुई वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए हुई। बांग्लादेश में भी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ये बगावत की गई, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये बगावत जेन ज़ी ने की, जिन सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। लेकिन अब इंटरनेट को बंद करना भी अलग अलग देशों की सरकारों के लिए इतना आसान नहीं रहा, और अब सैटेलाइट की मदद से भी वहां के लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये दुनिया भर के देशों की सरकारों के लिए बहुत खतरनाक बात है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी देश में इंटरनेट की सर्विस दे सकता है, उस देश की सरकार की मर्जी के बिना भी। इस समय अंतरिक्ष में स्टारलिंक के 9,400 सैटेलाइट्स हैं और इलॉन मस्क इनकी संख्या 12,000 तक बढ़ाना चाहते हैं, और इस पूरे नेटवर्क को तैयार करने में करीब 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ईरान में हाल ही में 2 बड़े आंदोलन हुए। पहला 2022 में हुआ और दूसरा इस समय हो रहा है।
इस दौरान स्टारलिंक इंटरनेट ने वो काम किया जो ईरान में आम टेलीकॉम नेटवर्क नहीं कर पाए। ईरान की सरकार ने इंटरनेट और दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज को बंद कर दिया, और वो इसलिए किया ताकि लोग इकट्ठे ना हो सकें, लोग एक दूसरे तक अपनी बात ना पहुंचा सकें, और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी, उसके वीडियोस बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया। अब इंटरनेट जैसे ही बंद हुआ, स्मार्टफोन बंद हो गए, आपके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक सब कुछ बंद हो गया। अगर किसी के पास आज वीडियोस हैं भी तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और फोन पहले से ही बंद है, इसलिए कोई फोन करके भी बाहरी दुनिया को ये बता नहीं सकता कि वहां पर क्या हो रहा है। इसलिए ईरान में आज क्या चल रहा है ये कोई नहीं कह सकता। इसके बावजूद स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से वहां से कुछ वीडियोस और सच्चाई और तमाम जानकारी दुनिया के सामने आ गई। तो ईरान ने जब सारा इंटरनेट ब्लॉक कर दिया तो इलॉन मस्क ने स्टारलिंक का अपना जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें चालू कर दिया और लोगों से कहा कि आप स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल कर लीजिए। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क से कहा था कि वो ईरान में अपने स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं शुरू करें ताकि वहां के लोग इस विद्रोह को जारी रख सकें। स्टारलिंक जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे दुनिया भर में होने वाले विद्रोह और बगावत को हवा देती हैं, ये आपने आज देखा। और अब ये कंपनियां कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हैं। सरकार चाहती हैं कि इंटरनेट ब्लॉक हो जाए, लेकिन अब विदेशी ताकतें ऐसी आ जाती हैं जो एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेट सर्विस देती है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने मंगलवार यानी 13 जनवरी से ईरान में स्टारलिंक की फीस अस्थायी तौर पर माफ कर दिया। मतलब इलॉन मस्क की कंपनी अब वहां पर मुफ्त इंटरनेट दे रही है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। और अब ईरान में जिन लोगों के पास स्टारलिंक टर्मिनल है उन्हें फ्री सैटेलाइट इंटरनेट मिल रहा है। ईरानी सरकार ने स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश की और इसके जवाब में स्टारलिंक ने अपने यूजर्स को एक अपडेट भेज दिया, और इस अपडेट की वजह से उन्होंने इस जैमिंग को बाईपास कर दिया और स्टारलिंक के सिग्नल्स और ज्यादा मजबूती से आने लगे। ईरान की सरकार ने स्टारलिंक इंटरनेट के खिलाफ पिछले वर्ष एक बहुत सख्त कानून बनाया था, जिसके मुताबिक अगर वहां कोई व्यक्ति स्टारलिंक का इस्तेमाल करे तो उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है। ईरान की तरह वेनेजुएला में भी 3 जनवरी को अमेरिका के हमले के बाद बिजली और इंटरनेट सर्विसेज ध्वस्त हो गई थी। तब वहां पर भी स्टारलिंक इंटरनेट को 3 फरवरी 2026 तक के लिए फ्री कर दिया गया। आज की दुनिया में जिसके पास इंटरनेट है उसी के पास असली ताकत है, और इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट अब युद्ध और विद्रोह का एक नया हथियार बन गया है, और इसकी वजह से उनके पास असीमित शक्ति आ गई है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं और सोशल मीडिया कंपनीज हैं अब इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि ये अपने दम पर किसी भी देश को अस्थिर कर सकती हैं, अपने दम पर किसी भी देश में बगावत पैदा कर सकती हैं, किसी भी देश के लोगों में रोष पैदा कर सकती हैं, उन्हें भड़का सकती हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच पिछले लगभग 4 वर्षों से एक युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में यूक्रेन की सेना और उसके ड्रोन्स स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से ही अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहते हैं और रशिया पर हमला करते हैं। लेकिन सितंबर 2023 में जब यूक्रेन की सेना स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए रशिया की नौसेना पर एक बहुत बड़ा हमला करना चाहती थी, तब स्टारलिंक ने अपनी सर्विस बंद कर दी। इलॉन मस्क ने तब कहा था कि इस हमले से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध और भड़क सकता था, यानी यूक्रेन युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा इसका फैसला भी इलॉन मस्क कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें लगा कि इस हमले से ये युद्ध और भड़क जाएगा तो उन्होंने अपनी सर्विस बंद कर दी। इससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सितंबर 2024 में यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क प्रांत के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों को इस इलाके में स्टारलिंक इंटरनेट की सर्विस नहीं मिली, और कहा जाता है कि ये उनकी हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी। चीन और यूरोपियन यूनियन भी स्टारलिंक जैसा ही एक नेटवर्क बनाने पर काम कर रहे हैं, और इलॉन मस्क की तरह अमेरिका के एक और बड़े उद्योगपति जेफ बेजोस भी अब अपना एक ऐसा ही इंटरनेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं। यानी सारी ताकत इस इंटरनेट नेटवर्क में है। इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? हमारे देश में भी
अलग अलग राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कई बार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर उस इलाके का इंटरनेट बंद कर देती हैं ताकि इसका इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए ना किया जा सके। कई बार इसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं। उन दंगों को रोकने के लिए भी सरकारें कुछ समय के लिए इंटरनेट ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। हाल का आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे 7 जनवरी को दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। और उस समय जो लोकल प्रशासन है उसने इंटरनेट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ताकि अफवाहें ना फैलाई जाएं। अगर इलॉन मस्क ऐसे दंगाइयों को उस समय इंटरनेट की सेवाएं दे दें तो इससे खतरा कितना बढ़ जाएगा। इसी तरह कश्मीर में आतंकवादियों और मणिपुर में विद्रोहियों को इंटरनेट की सर्विस अगर मिलने लगे, बावजूद इसके कि हमने इंटरनेट की सर्विस को ब्लॉक किया हुआ है, तो क्या नतीजा होगा आप सोच सकते हैं। और अगर इलॉन मस्क भविष्य में नक्सली इलाकों में नक्सलवादियों को इंटरनेट देना शुरू कर दें तो क्या होगा। इसलिए यह आज के युग की एक नई चुनौती है। इलॉन मस्क दुनिया भर में स्टारलिंक की सर्विस देते हैं, लेकिन वो कभी चीन में विद्रोहियों की मदद नहीं करते। चीन में जब भी कभी इस तरह की कोई समस्या आती है, वहां पर इनकी ये इंटरनेट सर्विस नहीं जाती। चीन में इलॉन मस्क का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके आर्थिक हित हैं, इसलिए वो चीन से टकराने की हिम्मत नहीं करते। इलॉन मस्क हमेशा किसी देश की ताकत को आंकते हैं, अपने हितों को आंकते हैं और फिर तय करते हैं कि किस देश की सरकार से टकराना है और किस से नहीं टकराना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो अब इलॉन मस्क जैसे लोगों के हाथ में जा रही है। अब हम वेनेजुएला के बाद ईरान में चीन की दूसरी सबसे बड़ी हार को आपके लिए डिकोड करेंगे। ईरान में अमेरिका दखल देने की लगातार चेतावनी दे रहा है। इसके जवाब में चीन ने अब तक सिर्फ कूटनीतिक विरोध किया है, सिर्फ अपने बयान दिए हैं और शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर चीन ने कुछ नहीं किया। चीन से वेनेजुएला की जो दूरी है वो करीब 14,500 किलोमीटर है और वो अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। लेकिन चीन से ईरान की दूरी सिर्फ 5,000 किलोमीटर है और ये मिडिल ईस्ट है, ये अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र भी नहीं है। फिर भी चीन ईरान की मदद नहीं कर पा रहा। वर्ष 2007 से चीन ने अब तक ईरान में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2021 में चीन ने अगले 25 वर्षों में यानी साल 2046 तक ईरान में 36 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का एक समझौता किया था और इसके बदले में चीन को ईरान से बहुत ही कम दाम पर तेल मिल रहा है। इस समय चीन हर महीने ईरान से करीब 4.3 करोड़ बैरल तेल खरीदता है और यह अमेरिका की मर्जी के बिना होता है और यह ईरान के कुल तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% है। ईरान के तेल पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए सिर्फ पूरी दुनिया में चीन ही ईरान से तेल खरीदता है। वर्ष 2024 में चीन और ईरान के बीच 1,20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ और ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ करता है, यानी ईरान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। अब आप पिछले वर्ष सितंबर में चीन की राजधानी बीजिंग की इस भव्य परेड को याद कीजिए। पूरी दुनिया इससे बड़ी प्रभावित हुई थी। इतनी शानदार परेड दुनिया ने देखी। इसमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तेज रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन्स और यहां तक कि लेजर वेपन्स भी चीन ने पूरी दुनिया को दिखाए। इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और तब चीन ने खुद को दुनिया की नई सुपर पावर के तौर पर दिखाया। चीन ने बताया कि देखिए मेरी टीम में 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और अमेरिका के पास अपनी टीम होगी, अपने सहयोगी देशों की, अपने एलाइज की। चीन भी कम नहीं है, चीन के पास भी दोस्तों की कमी नहीं, ऐसा शी जिनपिंग ने दिखाया और उसके बाद अपने हथियारों की नुमाइश की और बताया कि उसके पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं और दुनिया को उनसे डरना चाहिए और आज चीन को भी अमेरिका के साथ बराबरी का दर्जा चाहिए एक सुपर पावर के तौर पर। लेकिन चीन की सेना और चीन में बने हथियार दोनों को ही हाल फिलहाल के वर्षों में किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। चीन की सेना ने अपना आखिरी युद्ध आज से 46 वर्ष पहले वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। तब के बाद से अब तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा।
और इसी तरीके से अगर आप चीन के हथियारों की भी बात करें तो हथियारों के बाजार में उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी बात जाती है वो यही कि चीन के हथियारों को कभी किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। देखने में तो शानदार लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, चीन के दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन हथियारों को किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। ये युद्ध में चलेंगे भी या नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इन हथियारों से किसी ने युद्ध नहीं लड़ा और चीन की सेना ने तो कितने दशकों से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो फिर चीन इतनी बड़ी सेना और इतने लेटेस्ट हथियारों के साथ कर क्या रहा है? अब देखिए, चीन अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका की सेना हमेशा दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में लगातार युद्ध लड़ती रही है और सैन्य क्षमता की असली परीक्षा युद्ध में होती है। किसी सेना की परीक्षा युद्ध में होती है और किसी हथियार की परीक्षा भी युद्ध में होती है, और चीन की सेना और चीन के हथियार दोनों की ही यह अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। चीन अपने हथियारों को दुनिया के दूसरे देशों को बेचना चाहता है, लेकिन वो अपने हथियारों को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि एक हार से उसकी सुपर पावर वाली इमेज ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीन इन्हें बेचता तो सारी दुनिया को है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा। हो सकता है कि चीन ने यह तय किया हो कि वो अभी सिर्फ अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देगा और किसी भी युद्ध में शामिल होने का जोखिम नहीं लेना चाहता, युद्ध से दूर रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो साल है, जो नया साल शुरू हुआ है, ये चीन के लिए बहुत बुरा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन अपने सहयोगी देश वेनेजुएला को नहीं बचा पाया। अमेरिका की सेना खुलेआम वेनेजुएला में गई, वहां के राष्ट्रपति को पकड़ कर ले आई और चीन देखता रह गया। चीन का सारा पैसा जो वेनेजुएला में लगा हुआ था एक रात में डूब गया, जीरो हो गया। अब चीन का एक और गहरा दोस्त ईरान इस समय ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका उस पर भी कभी भी हमला कर सकता है और चीन ईरान को भी बचा नहीं पा रहा। तो इस जो पूरा घटनाक्रम अभी हुआ है पिछले 10-15 दिन में, उसमें चीन की जो एक छवि थी सुपर पावर के तौर पर, उसे सबसे ज्यादा डेंट लगा है। और चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके एलाइज हैं, वो आज ये जरूर सोचते होंगे कि चीन ना तो वेनेजुएला को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया, तो चीन हमारे लिए क्या करेगा। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं ब्रिटेन में, क्योंकि अब हम ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से एक सिख लड़की के रेस्क्यू ऑपरेशन को आपके लिए डिकोड करेंगे। यह बहुत खतरनाक खबर है, चिंता में डालने वाली खबर है। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग सामान्य तौर पर एक ऐसा गैंग होता है जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करता है, और ऐसे गैंग्स में ज्यादातर ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं। ऐसे ही 5 से 6 पाकिस्तानी लोगों के एक ग्रूमिंग गैंग ने वेस्ट लंदन में, पश्चिमी लंदन में 16 साल की एक सिख लड़की का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती एक फ्लैट में ले गए, जहां उस सिख लड़की का यौन शोषण किया गया। उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकाकर, डराकर चुप करा दिया गया। इस घटना के बारे में जब वहां आसपास रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को पता चला तो वो वहां पर पहुंच गए और इस लड़की को छोड़ने की मांग करने लगे। थोड़ी देर में वहां करीब 200 सिख पहुंच गए और आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। And nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? And you guys, every single one of you that are living here, is allowing this to go ahead under your noses. And everybody knows about this. It's even the neighbours. I've seen the video. Yes, even the neighbours are saying, they go, we've seen it. We know what you're talking about. Sonia! इन सिखों ने आरोपी के फ्लैट के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। अब आप उस फ्लैट के बाहर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। Word with you, open the door, mate. Tomorrow that could be your daughter, your sister. I know you're there watching me at the door, my friend. Open the door. We want to know if you want this why that girl at the age of 14 was groomed and then made to run away from home at the age of 16 by a man that's in his early 40s. Word with you, open the door, mate. Tomorrow that could be your daughter,
your sister. I know you're there watching me at the door, my friend. Open the door. We want to know if you want this why that girl at the... तो अब देखिए, ये किसी सुदूर, किसी पिछड़े हुए देश में नहीं हो रहा। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये ब्रिटेन में, वहाँ की राजधानी लंदन में ये सब कुछ हो रहा है। और आखिरकार कई घंटों के हंगामे के बाद उस लड़की को पाकिस्तानियों के कब्जे से छुड़ाया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वेस्ट लंदन, जहां यह घटना हुई, वहां के एक गुरुद्वारे ने इस मामले पर अपना बयान जारी करके इस घटना की कड़ी निंदा की है और पीड़ित लड़की को हर तरह की मदद करने का उन्होंने वादा किया है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है। यह आप अपनी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप ये पढ़ सकें कि गुरुद्वारे की तरफ से जो अभी तक बयान जारी किया है वो क्या है। लेकिन यह बात कितना हैरान करती है कि ब्रिटेन जैसा देश, जिसे आधुनिक देश माना जाता है, जहां की पुलिस को बहुत सक्षम माना जाता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है कि अच्छा है, वहां पर क्या स्थिति है यह आप यहां पर देख सकते हैं। ब्रिटेन की क्या हालत हो गई है, लंदन में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यह आप देख लीजिए। ब्रिटेन में पिछले कई वर्षों की जांच में यह खुलासा हुआ कि ग्रूमिंग गैंग्स में ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग शामिल होते हैं या रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग शामिल होते हैं। इस गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक होते हैं और एक सरकारी रिपोर्ट में यह पता चला कि वर्ष 1997 से 2013 के बीच रोदरहैम शहर में 1400 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था और इनमें ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के थे और ये गैंग दूसरे धर्मों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो एक खास पैटर्न पर काम करते हैं। ये ज्यादातर 11 से 16 वर्ष की नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। पहले लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स देकर उनसे दोस्ती करते हैं, फिर प्यार और शादी का झूठा वादा करते हैं। इसके बाद धोखे या जबरदस्ती से इन लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है और बाद में कई और लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स पिछले कई दशकों से सक्रिय हैं। वर्ष 2002 में पहली बार पाकिस्तानी मूल के लोगों के एक गिरोह का खुलासा हुआ था। उस समय की ब्रिटेन की एक सांसद ने यह आरोप लगाया था कि वहां पर बड़ी तादाद में ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय हैं। ये वो सांसद हैं और इसके बाद इस सांसद पर रेसिस्ट यानी नस्लवादी होने के गंभीर आरोप लगाए गए क्योंकि इस मामले में ज्यादातर आरोपी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और कई वर्षों तक इस सांसद को फोन और चिट्ठियों के जरिए, मेल के जरिए लगातार धमकियां मिलती रही क्योंकि इन्होंने सही बात के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन इन्हें नस्लवादी कह दिया गया और आखिरकार इस सांसद ने वर्ष 2010 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या कह लीजिए कि इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2010 में नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था और एक ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला था कि ब्रिटेन में बहुत सारे ग्रूमिंग गैंग्स हैं और इस गैंग में ज्यादातर पाकिस्तान के लोग शामिल हैं। ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में 12 से ज्यादा ग्रूमिंग गैंग्स पकड़े गए हैं और वहां के ज्यादातर बड़े शहरों में ये गैंग सक्रिय हैं। पिछले साल ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े 8 लोगों को सजा भी हुई। इसके बाद इलॉन मस्क ने भी सोशल मीडिया पर यह कहा कि ब्रिटेन में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मुद्दा बहुत गंभीर है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया। एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इसमें ब्रिटेन में बच्चों के बढ़ते यौन शोषण को एक एपिडेमिक यानी महामारी की तरह बताया गया था और पिछले साल ही जून में ब्रिटेन की सरकार ने बच्चों के शोषण के मामलों को लेकर एक बड़ी जांच करवाने की भी घोषणा की थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या ब्रिटेन में बनती जा रही है। अब देखिए कि ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। लंदन में वर्ष 2011 में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2021 में बढ़कर 15% हो गई। बर्मिंघम में 10 वर्षों में मुस्लिम आबादी 22% से बढ़कर 30% हो गई। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के कई शहरों की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल गई है और जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वो आपको इसकी सही कहानी बताएंगे। अब हम लौटते हैं अपने देश में, जहां हर मुद्दे पर राजनीति होती है और अब हम कर्नाटक में
जर्मनी के चांसलर के स्वागत पर हो रही राजनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे। वैसे तो राहुल गांधी जब जर्मनी में एक जर्मन कार कंपनी BMW की फैक्ट्री का दौरा करते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। आपको याद होगा वो BMW की फैक्ट्री में गए थे, उनके आउटलेट में गए थे और वहां पर उन्होंने जर्मनी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि भारत को जर्मनी से सीखना चाहिए। उसी दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और जर्मनी की तारीफ की थी। लेकिन जब जर्मनी के चांसलर खुद भारत के दौरे पर आए तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी, उनसे मिले भी नहीं, उनसे कुछ सीखा भी नहीं। जर्मनी के चांसलर 2 दिनों के दौरे पर भारत आए थे। पहले दिन यानी 12 जनवरी को वो अहमदाबाद में थे। दूसरे दिन 13 जनवरी को जब वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंत्री MB पाटिल पहुंचे। उनके स्वागत के लिए ना तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री गए और ना ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर गए। 13 जनवरी को जब जर्मनी के चांसलर बेंगलुरु के दौरे पर थे, उसी दिन बेंगलुरु से करीब 150 किलोमीटर दूर मैसूरू में स्वयं राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के स्वागत में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी के चांसलर की अनदेखी की। वहीं कांग्रेस इस मामले में अपनी सफाई दे रही है। CM, the Chancellor of Germany had a prefix program of their own. So they had this one with Bosch and other things. There was no interaction or whatsoever with the Chief Minister. So he just came from Ahmedabad. He even did not come to the reception lounge also. From directly he went to this one. If there was any interaction with the Chief Minister, there would have been a courtesy meeting also was not there. Yeah, it is correct. See, when the guest, important guest coming from the outside to the state, the Chief Minister should go and give a good reception to him. But he neglected and sent some of his cabinet colleague. So it is not correct. And so you went to in a folded hands to Rahul Gandhi when he is in Mysuru. So it is a competition between the DCM and the CM to meet Rahul Gandhi. But why not the Chancellor from Germany? जर्मनी के चांसलर जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे किसी देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। और जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि वो एक निजी यात्रा पर थे, इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए नहीं गए। लेकिन सामान्य तौर पर कई बार ऐसा होता है कि शिष्टाचार के लिए अगर इतना बड़ा व्यक्ति, एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक राज्य में जा रहा है तो अक्सर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसे मिलने के लिए जाते हैं और राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हैं। आज से करीब 1 महीना पहले आप याद कीजिए, मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत आए हुए थे और तब वो जब हैदराबाद में थे तो हैदराबाद में राहुल गांधी स्वयं उनसे मिलने के लिए गए थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद वहां पर मौजूद थे और उन दोनों ने जबरदस्त तरीके से मेसी का स्वागत किया। एक बहुत बड़ा इवेंट उनके सम्मान में आयोजित किया गया, एक बहुत बड़ा समारोह उन्होंने आयोजित किया। राहुल गांधी जब जर्मनी में एक जर्मन कार कंपनी BMW की फैक्ट्री में जाते हैं तो उन कंपनियों की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जर्मनी के चांसलर से मुलाकात करने की सलाह दे सकते थे। इससे वो प्रोग्रेसिव नजर आते और वो अपनी टीम से, उनकी टीम कौन सी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, वो उनसे कह सकते थे कि आप जर्मनी के चांसलर से मिलिए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि वहां इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो देश इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, आप भी इस मॉडल को उनसे समझिए। और जब आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं, तो आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी बनते हैं और आपके राज्य की जो जनता है उसे भी उसका फायदा होता है और इसका फायदा उस राज्य में निवेश लाने में होता है। कर्नाटक IT कंपनियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहां पर कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का
जर्मनी के चांसलर से सीधा संवाद एक बड़ा अवसर हो सकता था। इसके अलावा औपचारिक मुलाकात से यह संदेश भी जाता कि कर्नाटक की सरकार विदेशी निवेश को लेकर गंभीर है और हमारे देश में जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में ये जो राजनीति होती रहती है वो इस राजनीति से ऊपर है। ऐसा किया जा सकता था। संवैधानिक तौर पर अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं हुआ। यह संविधान का ना तो अपमान है ना ही इसमें कुछ गलत है कानूनी तौर पर। लेकिन अगर जर्मनी के चांसलर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिलते, उनसे कुछ बात करते, अपने यहां भी निवेश की बात की जाती, कुछ और उनसे सीखा जाता उनके किस प्रकार से वो अपने देश को चलाते हैं, तो कर्नाटक की जनता को फायदा हो सकता था और राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको चीन के सबसे लोकप्रिय ऐप के बारे में बताएंगे। इस ऐप का नाम है आर यू डेड, जिसमें अकेले रहने वाले लोग हर रोज अपने फोन पर एक बटन दबाते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम जिंदा हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। जरा कल्पना कीजिए, आपने सुबह सुबह उठते ही अपना मोबाइल फोन खोला और स्क्रीन पर पहला सवाल आया, क्या आप जिंदा हैं? और अब आपको एक बटन दबाकर अपने जिंदा होने का सबूत अपने मोबाइल फोन को देना है। आपको ये सुनकर शायद अजीब लगेगा, शायद डर भी लगे, लेकिन चीन में अब हजारों लाखों लोग हर दिन यही कर रहे हैं। चीन में इसी तरह का एक मोबाइल ऐप वहां के युवाओं और अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है और इस ऐप का नाम है आर यू डेड। आपने नाम बिल्कुल सही सुना, इसका नाम है आर यू डेड और यह चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। यह ऐप हर 48 घंटे में अपने यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजता है और पूछता है कि क्या वो जिंदा है या नहीं, जिसके बाद यूजर को इस ऐप में जाकर एक बटन दबाना होता है और यह बताना होता है कि वो जिंदा है। अगर यूजर ने 2 दिन तक यह बटन नहीं दबाया और नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया तो यह ऐप उस व्यक्ति के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जैसे उसके परिवार के सदस्य या उसके करीबी दोस्तों को एक अलर्ट भेजता है कि शायद इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई हादसा हुआ है, आप जाकर चेक कीजिए, शायद ये जिंदा नहीं है। इस ऐप को पिछले साल मई में एक बहुत ही साधारण तरीके से बिना किसी खास मार्केटिंग के लॉन्च किया गया था। इसकी मार्केटिंग पर कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ 9 महीने के अंदर इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 800 गुना बढ़ गई है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ये चीन के एप्पल ऐप स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला पेड ऐप बन गया। इस ऐप के लिए हर यूजर को सिर्फ एक बार, मतलब 1 टाइम 8 युआन यानी 103 रुपए के आसपास पैसा देना होता है। इस ऐप की लोकप्रियता यह बताती है कि चीन में अकेलेपन का डर कैसे अब एक बड़ा कारोबार बन चुका है। चीन में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2030 तक यानी अब से 4 साल के बाद चीन में अकेले रहने वालों की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसमें युवा, छात्र और बुजुर्ग भी हैं। और अकेले रहने वाले इन सभी लोगों का डर यही है कि अगर कभी उन्हें अचानक कुछ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को, उनके दोस्तों को इसकी जानकारी शायद मिल ही नहीं पाएगी या कई दिनों के बाद मिलेगी। इस डर के पीछे सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर साल चीन में ऐसी हजारों लाशें मिलती हैं जो लावारिस होती हैं और उनके परिवार की कोई जानकारी मिल ही नहीं पाती और परिवार को भी
बहुत समय के बाद यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन चीन में इस ऐप को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है। इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि इसके जरिए उन्हें एक मानसिक शांति मिलती है और अब उन्हें इस बात का सुकून है कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो कम से कम उनका शव उनके परिवार को सही समय पर मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। चीन में मौत की बात करना बड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इसके नाम पर है और नाम है आर यू डेड। वो मानते हैं कि यह नाम बड़ा मनहूस है, इसलिए अब इस नाम को बदलने की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इसका नाम बदलकर आर यू अलाइव कर दिया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस ऐप को डाउनलोड करते समय बहुत बुरा महसूस होता है। अब इस कंपनी ने कहा है कि वो लोगों की राय पर गौर कर रही है और नाम में बदलाव का फैसला कर सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह ऐप अकेलेपन की समस्या को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि अकेलेपन में होने वाले किसी हादसे के बाद सिर्फ अलर्ट भेजने का काम करता है। अकेलापन सिर्फ चीन नहीं बल्कि हमारे देश और हमारे समाज में भी तेजी से बढ़ रहा है। अकेलापन हमारे वर्तमान और भविष्य की एक बड़ी चुनौती है। भारत में 146 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में आपको एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रखकर शायद रो सकें, अपने मन की बात कह सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हजारों दोस्त और लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक भी नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और ये अकेलापन आज के दौर की सबसे भयानक बीमारी है। और चीन के इस ऐप ने पूरी दुनिया में अकेलेपन के सबसे कड़वे सवाल को उठाने की कोशिश की है, और वो ये कि अकेले रहने के दौरान अगर आपको कुछ हो गया तो क्या किसी को इसकी कोई खबर मिलेगी? आपके परिवार को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आखिर में आपसे यही कहेंगे कि आज सवाल ये नहीं कि क्या कोई ऐप हमें जिंदा बताएगा, सवाल ये है क्या हमारी जिंदगी किसी के लिए कुछ मायने भी रखती है या नहीं? किसी को कुछ फर्क पड़ता है कि हम जिंदा हैं या मर गए? तो अगर आपके मोबाइल फोन में नोटिफिकेशंस नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान फोन करके मैसेज करके आपकी खैरियत पूछ रहा है तो समझिए आप सच में जिंदा हैं और आप बहुत किस्मत वाले हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही काम आएंगे। अगर आपके जिंदगी में ऐसे रिश्ते नहीं रहे तो फिर आपको भी एक ऐसा ही ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उस ऐप का नोटिफिकेशन ही आपसे यह पूछेगा कि आप जिंदा हैं या चले गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत का। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रिश्ता धागे की तरह होता है, इसलिए जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस पर कभी भी कैंची ना चलाएं।
नमस्कार।